देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारे देश के किसान पारंपरिक फसलों की खेती करके आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ हट कर करना चाहते हैं। उनके लिए मेंथा की खेती काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं मेंथा की खेती और इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है आवश्यक। तो आइए जानते हैं मेंथा की खेती के संबंध में तमाम विस्तार से जानकारियां। कृषि में असीमित संभावनाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में नए बदलाव नई उम्मीदें लेकर आते हैं। यही वजह है कि किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी आधुनिक खेती में आती है मेंथा की खेती। मेंथा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पुदीना कहते हैं और इसी से पेपरमिंट बनाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कई उत्पादों में भी इसकी अहम उपयोगिता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। तो समझते हैं किसान कैसे और कब करें मेंथा की खेती, साथ ही कैसे ले ज्यादा मुनाफा। इसकी खेती करने के लिए अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेती करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके भूमि को समतल बना लेते हैं। अंतिम जुताई पर प्रति हेक्टेयर 10 टन गोबर की सड़ी खाद मिलाए, साथ ही 50 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 45 किलो पोटाश खेत में मिलाए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। मेंथा की जड़ों की बुआई का उचित समय 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच होता है। देर से बुआई करने पर तेल की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन इसकी कुछ किस्में हैं जिनकी रुपाई मार्च तक कर सकते हैं। मेंथा की रुपाई के लिए सकर्स और जड़ों दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सकर्स से अधिक पैदावार मिलती है। सकर्स के लिए एक थोड़े से स्थान पर खेत को तैयार कर क्यारियां बना लेते हैं और उसमें जड़ों को घना बोकर सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार उन जड़ों से निकलने वाले कल्ले यानी सकर्स तैयार होंगे, जो रुपाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मेंथा की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। इससे कम समय में ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। भारत में लगाई जाने वाली मुख्य किस्में हैं सिम क्रांति, कोसी, HY 77, गोमती, शिवालिक। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद हर सप्ताह में सिंचाई करें। अगर मिट्टी में नमी पर्याप्त है तो 20 से 25 दिन के अंतराल पर पानी दें। साथ ही फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हर 15 दिन में खरपतवार निकालते रहे। इसके अलावा मेंथा की जड़ों को दीमक के प्रकोप से बचाने के उपाय करें। यदि किसी दवा का इस्तेमाल करना हो तो पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मेंथा की कटाई की बात करें तो ये प्रायः 2 बार की जाती है। पहली कटाई लगभग 100 से 120 दिन पर, जब पौधों में कलियां आने लगे, और दूसरी कटाई पहली कटाई के लगभग 70 से 80 दिन पर करें। कटाई के बाद पौधों को 2 से 3 घंटे तक खुली धूप में छोड़ दें। उसके बाद कटी फसल को छाया में हल्का सुखाकर आसवन विधि द्वारा यंत्र से तेल निकाल लें। तेल निकालते समय इन बातों का रखें ध्यान। आसवन में उपयोग होने वाली टंकी को डिटर्जेंट से साफ ना करें। टंकी के अंदर किसी प्रकार का ग्रीस ना लगा हो। यदि टंकी को साफ करना है तो गर्म पानी की भाप से साफ करें। टंकी में फसल को अच्छी तरह दबाकर भरें। सेपरेटर और कंडेंसर स्टेनलेस स्टील के हो तो लेद की गुणवत्ता अच्छी रहती है। यदि मेंथा के पहले कोई और तेल निकाला है तो भी टंकी को साफ करना जरूरी। कंडेंसर का पानी जल्दी जल्दी बदले, जिससे तेल और पानी अलग हो सके। इस तरह कुछ सावधानियां अपनाकर किसान अच्छी पैदावार तो ले ही सकते हैं, साथ में बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट में हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं पशुपालन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को दोगुना कर सकते हैं, उसमें सुधार लेकर आ सकते हैं। आज हम जानकारी लेकर आए हैं देश के युवा किसानों के लिए। आज की जानकारी उनके लिए बेहद ही खास साबित हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं सीप पालन। तो जैसे आप सीप पालन को अपनाते हैं, कैसे उसमें आर्थिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए तमाम विस्तार से जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। मोती जिस भी गहने में जोड़ा जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खूबसूरत मोती। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हालांकि पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि मौजूदा समय में भी हमारे देश को करीब 70% मोती आयात करने पड़ते हैं, लेकिन अगर युवा और किसान जागरूक होंगे तो सीप पालन कर हम मोती उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सीप पालन इतना सरल और सस्ता है कि युवा इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी है प्रशिक्षण लेना। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी बेहतर जानकारी ली जा सकती है। ऐसे ही एक युवा किसान व सीप पालक जितेंद्र, जो करीब 12 साल से सीप पालन कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस व्यवसाय में धीरे धीरे तब्दीलियां कर इसे मुनाफे पर ला खड़ा किया है। जितेंद्र बताते हैं कि सीप पालन के लिए वो RAS सिस्टम यानी रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाते हैं। इसके लिए छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे अहम है नस्ल का चुनाव करना, क्योंकि सही नस्ल के चुनाव से ही सही मोती मिलता है। हम लोगों ने जो पर्ल कल्चर की बात करें इंडिया में, तो पहले आप देख रहे हैं काफ़ी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के संस्थान तक गवर्नमेंट भी हम लोग जो किसानों की आय बढ़ाने की बात करती हैं उसमें भी, तो पर्ल कल्चर जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और हम लोगों को, अगर मैं अपने बारे में बात करें तो हम लोगों को लगभग 11 से 12 साल हो गए हैं पर्ल कल्चर करते हुए। और इसमें आप एक नए किसान की अगर बात करें तो आप शुरुआत छोटे स्तर से करें, उसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाएं। हम लोगों ने जैसे कि पहले RAS सिस्टम के बजाय नॉर्मल सिस्टम पे लोग काम करते थे, हम लोगों ने RAS को डेवलप किया, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें आपको छोटे स्तर से या इवन हम लोग कहें तो घर में आप मोती पालन कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि हमारी गृहिणी महिलाएं हैं, कुछ लोग जैसे कि रिसेंटली जो जॉब छूट जाती है, कुछ भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है, आप छोटे स्तर से थोड़ा पूंजी लगा के आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो RAS सिस्टम में क्या होगा आपका कि कम से कम आप 100-200 सीपियाँ 500 सीपियाँ आप रख के आप पर्ल कल्चर शुरू कर सकते हैं। 10 से 15,000 20,000 रुपये आप लगाएंगे। तो इसमें आप नॉर्मल क्वालिटी, जो लोकल क्वालिटी पर्ल की हम लोग बात करते हैं, उसमें ना जाएं। अब एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल जैसा कि भारत में बन रहा है, और उसका रेस्पॉन्स अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि अगर जैसे कि आपके जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी जेम्स हैं, डायमंड्स हैं और इवन पर्ल्स, ये सब इंटरनेशनली हैंडल्ड होता है। और यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और इसमें ये जो पर्ल हैं ये आपके कंप्लीट एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल हैं। वहाँ आपको जो अगर प्राइस रेंज की बात करते हैं हम लोग, या हार्वेस्टिंग टाइम की हम लोग जो बात करते हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी 20 मंथ से स्टार्ट करते हैं, और 20 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ और अप टू 60 मंथ, 5 साल तक का हमारा इसमें टाइम जो हार्वेस्टिंग टाइम लगता है। और यहाँ लोग, आप बहुत ज़्यादा लोग सवाल भी करते हैं कि मार्केटिंग कैसे की जाए इसकी। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल में आप जो पर्ल बनाएंगे वो पर्ल पूरे दुनिया में बिकता है। इवन अगर हम लोग कहें तो इंडिया
जैसा कि लगभग एक अच्छे खासा मतलब 2 से 2,500 करोड़ का इंपोर्ट करता है, जिसमें चाइनीज़ पर्ल हैं, फेक पर्ल हैं, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी मार्केट में। और उसे भी लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के लोग अंगूठियाँ उसकी पहन रहे हैं। और इसमें जबकि हम लोगों का जो इंडियन पर्ल है वो लगभग स्टार्टिंग रेंज जो है 800 से 1,000 रुपये की अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले की, तो वो अपना 18,000 और 20,000 पर पीस जा रहा है। या हम लोग कैरेट की बात करें तो 300, 350, 400 रुपये कैरेट से स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग क्वालिटी वाइज लाइक ए ग्रेड है, डबल ए ग्रेड है या ट्रिपल ए ग्रेड है, अकॉर्डिंगली वो जो भी लैब टेस्टिंग में आता है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग मिलता है। अब बात करते हैं इस व्यवसाय को कैसे शुरू करें। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दिया जाता है। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकता है। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है और करीब 8 से 10 माह में सीप से मोती मिल जाते हैं। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण ले। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं। अभी आपने सीप पालन के संबंध में ली कुछ खास जानकारियां। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतर परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करने के लिए हमारी सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो चुकी है और पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ऐसे किसानों का सामने आना बेहद ज़रूरी है जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां।
राजस्थान की मिट्टी में किसान अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग घोल रहे हैं। मरुभूमि के नाम से पहचाना जाने वाला राज्य अपनी नई तकनीकों से खेती में नए आयाम जोड़ रहा है। यहाँ किसान जैविक व प्राकृतिक खेती के महत्व को समझते हुए रासायनिक खेती को छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि किसान हर सीजन पर भरपूर पैदावार ले रहे हैं। सीकर के किसान श्री राम शर्मा करीब 15 साल से खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि पहले उनकी खेती भी सामान्य किसानों की तरह ही थी, जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन प्राकृतिक खेती के बारे में सुनने और जानने के बाद शर्मा जी ने भी इसे अपनाने का विचार बनाया और करीब 2019 से प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उनकी इस लगन को देखते हुए 2018 में कृषि विभाग से सहयोग कर उनके दायरे को बढ़ाने में सहायता की। आज वो अपने खेत में जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, खट्टी छाछ का जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं, जो फसल और मिट्टी को सुरक्षा कवच देता है। खेती 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जो खेती होती थी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड वो खेती करता था। उसमें मेरे को लागत भी बहुत आती थी और मुनाफा बहुत कम होता था। उसके बाद में बजाज ट्रस्ट के संपर्क में आने से मैंने जैविक खेती स्टार्ट की और 1917 से प्रारंभ की थी जैविक खेती। उसके बाद में लगातार मैं जैविक खेती करता आ रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को 2018 में कृषि विभाग द्वारा भी जैविक खेती की कुछ सुविधाएं दी और मेरा नाम रजिस्ट्रेशन कर लिया। कृषि विकास परंपरागत योजना के तहत मैं कृषि विभाग से जुड़ा। उसके बाद में मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जीवामृत, बीजामृत, डिकम्पोजर जो डीडी किसान चैनल में ही मैंने देख के सबसे पहले गाजियाबाद से मंगवाई थी और उसका उपयोग करके मैं खाद को गलाता हूँ और भरपूर फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत का प्रयोग करता हूँ। और अगर कोई रोग, कीड़ा आदि लग जाता है तो मैं निमास्त्र, 10 पर्णीय अर्घ इनका प्रयोग करता हूँ। और अगर कोई फफूंद ऐसी कोई रोग लग जाता है तो मैं खट्टी छाछ का प्रयोग करता हूँ। प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद शर्मा जी के खेतों की मिट्टी संवर रही है। यही वजह है कि अब शर्मा जी अपने खेत में तीनों सीजन की भरपूर फसलें लेते हैं, जिसमें रबी, गेहूं, चना, मेथी, सब्जी फसलें, खरीफ, बाजरा, चोला, मोट, उड़द, जायद, कई तरह की सब्जी फसलें और खरबूज की फसलें लगाकर भरपूर पैदावार लेते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उनके ये प्रयास सीकर के बाकी किसानों को एक सुलझा हुआ रास्ता दिखा रहे हैं, जिन पर चलकर बाकी किसान भी विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मेरे को बजाज ट्रस्ट ने साहब 2 दिन की ट्रेनिंग दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि ये जैविक खेती है, इससे किसान की लागत 0 है। सब चीज़ें अपने घर पर हैं, उन्हीं से आप बनाओ और उन्हीं से ही खेती करो। मैं शुरू में तो सोच रहा था कि इससे फसल कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इनके कहने पर शुरुआत की थोड़ी सी ज़मीन से, धीरे धीरे करके मैं पूरी ज़मीन पर एकदम से जैविक खेती कर रहा हूँ। अच्छी मेरे देखो अच्छी फसल हो रही है, अच्छी पैदावार ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी जो भी अनाज होता है उसको घर से ही लोग खरीद के ले जाते हैं। राजस्थान के किसानों ने प्रकृति से तालमेल बैठा लिया है। आज यहाँ के किसान विषम हालातों में भी अच्छी पैदावार लेने के तरीके निकाल रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बल्कि किसान खेती में नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।